और डर के आगे कोई कामयाबी नहीं है। वक्त है समझने का हम सभी को। दुनिया का एक महान लोकतंत्र यूँ समझ लीजिए कि खतरे में है। लोकतंत्र कम ठोकतंत्र की तरह से सारे मामलात को चलाया जा रहा है। और अब बात करते हैं ईडी की। 2 ईडी है अपने देश में। एक तो पूरे देश पर राज कर रही है, पीछे से सरकार के जो आदेश मिलते हैं उस पर वो काम करते हैं। हालांकि ये हर दौर में ऐसा रहा है, दूसरी सत्ता में भी ये काम होता रहा है। सीबीआई, ईडी, इस तरह के गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट है, विपक्षी दलों के नेताओं को डराने का काम ये कोई नया नहीं। मगर अब क्योंकि हम कलयुग में हैं और विश्व गुरु के रास्ते पर बड़ी तेज़ी से आगे जा रहे हैं, तो ईडी भी पीछे पीछे आ रही है। और दूसरी ईडी कहाँ है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में शिवसेना के 2 टुकड़े करके एकनाथ शिंदे यानी E4 एकनाथ और D4 देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और बीजेपी के कद्दावर नेता भी हैं। बीजेपी के कद्दावर नेता होने के नाते महाराष्ट्र की राजनीति में उलटफेर का जो काम है, जैसा कि पीछे से बताया जाता है, यहाँ करते रहते हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना को 2 टुकड़े करके एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाकर 2 इंजन वाली सरकार यानी आधी शिवसेना और बाकी बीजेपी के सहारे से एकनाथ शिंदे की सरकार चल रही थी। लोगों को ऐसा लगा कि ये महाराष्ट्र वाली जो ईडी है ये चलती रहेगी, मगर महाराष्ट्र का पीछा ईडी ने छोड़ा नहीं। राष्ट्रवादी के भी 2 टुकड़े हो गए। राष्ट्रवादी के 2 टुकड़े यानी अजित पवार 2 दिन पहले महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री का शपथ ले चुके हैं। उनके साथ में छगन भुजबल और साथ ही हसन मुशर्रफ। ख़ास बात यह है कि ईडी इनके पीछे पीछे चल ही रही थी, क्योंकि महाराष्ट्र का सिंचाई घोटाला उसके ये लोग जांच के दायरे में हैं। अब सवाल वही उठता है, बीच में व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर एक ऐड 2 महिलाओं ने बनाई है, जिसने भी बनाया होगा, बहरहाल वो बनाई है। वॉशिंग पाउडर निरमा की जो ऐड पहले आती थी उसी तर्ज पर उसको बनाया गया है, वॉशिंग पाउडर बीजेपी। हालांकि ये लंबी कहानी है। तो फिलहाल हमारे देश की ये हालत है कि अगर आप विपक्ष में हैं और ईडी से बचना है तो आप सीधे सीधे बीजेपी में चले जाएं। आपका कोई एक भी बाल बांका नहीं कर सकता, और देश की राजनीति में यही देखने को भी मिल रहा है। शरद पवार जैसा नेता महाराष्ट्र को मिला ये एक अलग बात है, मगर एनसीपी की खास बात ये रही कि आज जो छगन भुजबल बीजेपी की सत्ता समझ लीजिए महाराष्ट्र में गए हैं, वो भी 2 साल जेल काट चुके। बकिया लोग भी कहीं ना कहीं जेल जाने जैसे ही हो गए थे और बीजेपी में चले गए। अब असली खेल यहाँ से शुरू हो रहा है। लोगों को ऐसा लगता था E4 एकनाथ और D4 देवेंद्र फडणवीस ये सत्ता, ये सरकार चलती रहेगी कम से कम चुनाव आने तक, मगर ऐसा हुआ नहीं। राष्ट्रवादी के 2 टुकड़े करके एक उप मुख्यमंत्री और बढ़ा दिया गया। अब यहीं से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की बीपी बढ़ी हुई है।
वैसे भी समाज से गद्दारी, पक्ष में गद्दारी या देशवासियों से गद्दारी, लिखा तो गद्दारी ही जाता है, वफादारी नहीं। और इस तरह के लोग इतिहास में अपना नाम लिखवा लेते हैं और लोग उनको देखते उसी नज़र से है। बाला साहब ठाकरे की मेहनतों का सत्यानाश करने वाले, जिन्हें लोग महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के नाम से जानते हैं और मुख्यमंत्री के रूप में जानते हैं। मुख्यमंत्री पद का हम भी सम्मान करते हैं, सभी करते हैं, मगर जो सच्चाई है उससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। हालांकि शिवसेना को ख़त्म करने के लिए बीजेपी का पुराना एजेंडा भी है। हालांकि बीजेपी के आज के जो कद्दावर नेता हैं और जो अब दुनिया में नहीं है, वो भी बाला साहब ठाकरे के उस दरबार में, जिसे लोग मातोश्री कहते हैं, वहाँ तक पहुँचते थे और माथा टेकते थे। बहरहाल बाला साहब ठाकरे नहीं रहे और बीजेपी बड़ी होती गई और इतनी बड़ी होती गई कि दूसरी पार्टियों को छोटा करने का काम भी शुरू कर दिया। उसी कड़ी में शिवसेना को तोड़ा गया, अब राष्ट्रवादी को तोड़ा गया। हमारे देश में राजनीतिक मामलात जो है, जो उसके जानकार हैं, उनकी बातों को अगर देखें, माने, समझें, तो देश में कभी भी किसी भी स्टेट में भूचाल आ सकता है। मगर भारतीय जनता पार्टी में जो लोग हैं उनके लिए कोई भूचाल नहीं, सिर्फ चाल, यानी चाल चलते रहिए, काम करते रहिए। ब्रजभूषण जैसे सांसद का मामला आपके सामने है, पूरी दुनिया ने देखा, देश ने देखा। जंतर मंतर पर पहलवानों के समर्थन में लोग उतरे, सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर के लिए आदेश भी दिया, मगर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया। इंक्वायरी की और उसमें क्लीन चिट भी दे दी, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी में है। इस तरह के कई भी मामला देखने को मिल रहे हैं। मणिपुर जल रहा है, एक तरफ हिंदू हैं, दूसरी तरफ ईसाई धर्म के लोग हैं और दोनों एक दूसरे को मार रहे हैं। तकरीबन 2 महीना हो चुका है। वहाँ भी सरकार बीजेपी की है और सहयोगी दलों का समर्थन भी है, मगर मणिपुर कंट्रोल में नहीं आ रहा है। मणिपुर कंट्रोल में आए ना आए, महाराष्ट्र को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि महाराष्ट्र देश की आर्थिक राजधानी मुंबई सामने है और ये सारा खेल मुंबई में ही होता है। तो हम बात कर रहे थे एकनाथ शिंदे की बीपी बढ़ने की, क्योंकि अब ख़तरा उनके लिए बढ़ गया है। अब अंदर अंदर वो भी सोच रहे होंगे कि अब मेरा क्या होगा, और मेरी उस टीम का जो एमएलए से लेकर मैं सूरत से बहुत दूर तक का सफ़र करके महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बना था, उन लोगों का क्या होगा। उन्हें मंत्रिमंडल तो मिला नहीं, मगर जैसे ही राष्ट्रवादी के 2 टुकड़े हुए, अजीत पवार उप मुख्यमंत्री बन गए और कुछ लोगों को दूसरे पद भी दे दिए गए। बहरहाल राष्ट्रवादी के 2 टुकड़े में फ़िलहाल महाराष्ट्र की जो राजनीति है वो गरमाई हुई है। शरद पवार अपने रास्ते पर अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए लोगों को बता रहे हैं कि असली राष्ट्रवादी यही है, और ये भी सही है कि असली राष्ट्रवादी यही है। जो पार्टी छोड़कर गए वो एक अलग चीज़ है, जो गद्दारी करके गए वो अलग चीज़ है। एकनाथ शिंदे की मिसाल महाराष्ट्र के लोगों के सामने है। उद्धव ठाकरे के समर्थन में महाराष्ट्र का एक बड़ा पट्टा उनके साथ खड़ा है, एकनाथ शिंदे के नहीं। अब आने वाले दिनों में ऐसी उम्मीद की जा रही है कि मुश्किल से 3 से 4 महीना एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहेंगे और उसके बाद देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। और उप मुख्यमंत्री तो पहले से तैयार हैं, वो तो गए ही हैं कि कहीं भी रखो, बस जेल में मत रखो, क्योंकि छगन भुजबल ने उन्हें बताया होगा जेल में बड़ी परेशानी होती है, बड़ी तकलीफ़ होती है। तो इसलिए बीजेपी फ़िलहाल
एक ऐसी वॉशिंग मशीन है, उसमें जिसको चाहो एकदम साफ सुथरा कर दो। कपड़ा मतलब चरित्र कितना भी गंदा हो, जैसे समझ लो कि कपड़ा, तो उसको धोकर उस वॉशिंग मशीन में साफ़ किया जा सकता है, और किया जा सकता है नहीं, साफ़ किया जा रहा है। बहरहाल देश की जनता सब कुछ देख रही है, समझ भी रही है, मगर एक दूसरे को ढूंढ ढूंढ कर जान से मारने का कारोबार हमारे देश में बड़े ज़ोरों से फला फूला है। देश में कोई आवाज़ उठाने को तैयार नहीं है कि पेट्रोल 100 के पार है, गैस का जो बाटला है 1000 के पार है, बेरोज़गारी करोड़ों के पार है। इस पर कोई बात ना करते हुए रास्ते में नाम पूछकर मॉब लिंचिंग का जो कारोबार हमारे देश में बढ़ा, ये कहीं ना कहीं घातक है। आज जो लोग ये कर रहे हैं, कल के भारत की तस्वीर शायद उन्हें दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि उनकी आंखें बंद है। बिना वजह नाम पूछकर जिन लोगों को मारा जा रहा है देश में, उनकी चीखें उनके कानों को सुनाई नहीं दे रही है, और दोनों आंखें उनकी बंद है। हालांकि कान भी खुला है, आंखें भी खुली है, मगर कल का जो भारत है, अगर वक्त रहते हिंदू मुस्लिम के जो झगड़े हैं इसको ख़त्म ना किए गए तो सबको तकलीफ़ आएगी। बीच में मैंने व्हाट्सएप पे देखा कि बिहार में दंगा कब होगा। एक कमेंट था, बिहार में दंगा कब होगा, मैं कम से कम 100 मुसलमानों को मार दूंगा। कोई कहता है कि हर हिंदू 2 मुसलमानों को मार दे तो हम 75 करोड़ हैं, मुसलमान साफ हो जाएंगे। मतलब क्या? देश की आज़ादी के लिए जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी थी, क्या इसीलिए कि नेता घोटाला करे, नेताओं के बच्चे फॉरेन में जाकर पढ़ाई करें और आम इंसान के बच्चे यहाँ एक दूसरे को मारे? वापस आइए, इन हरकतों से बाज आइए, अंधभक्ति का चश्मा जो है वो उतार लीजिए, वरना कल का जो हिंदुस्तान है उसके बारे में आप सोचोगे तो डरोगे, और डर के आगे कोई कामयाबी नहीं है। वक्त है समझने का हम सभी को। दुनिया का एक महान लोकतंत्र यूँ समझ लीजिए कि ख़तरे में है। लोकतंत्र कम ठोकतंत्र की तरह से सारे मामलात को चलाया जा रहा है, और हमारा यूथ यानी हमारा युवा, उसको रोज़गार नहीं है, उसके दोनों हाथ खाली है। बाहरी दुनिया के लोग इन खाली हाथों का फ़ायदा उठा रहे हैं। बचाइए अपने देश को, बचाइए अपने देश की एकता को। मैं खान फ़खर आलम।